हेलो एंड वेलकम टू वीक 5 ऑफ मशीन लर्निंग फाउंडेशन। आपने कमेंट सेक्शन में इतनी बार बोल दिया मुझे कि वीक 5 लेके आ कि फाइनली मुझे वीक 5 लेके आना ही पड़ा। बिकॉज मैं ऑलरेडी मेरा प्लान था, बट मेरा प्लान था कि मैं लीनियर अलजेब्रा का जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे मैं पहले मैथ्स 2 पढ़ा रहा हूँ एंड उसके बाद जो है मशीन लर्निंग फाउंडेशन कॉन्सेप्ट सबको एक साथ क्लब करते हुए करने वाला था। बट आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में भर दिया था वीक 5 के लिए, तो फाइनली वीक 5 आ गया। सो वीक 1 to वीक 4 हमने क्या सीखा था? हम सीख रहे थे रियल मैट्रिक्स के बारे में कि रियल मैट्रिक्स कैसे काम करता है। जहाँ पे हमने सीखा था कि एक रियल मैट्रिक्स मिला, ठीक है, उसमें ऑर्थोगोनल क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है, उन सब का यूज़ करके जो है हम किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को जो है वो हम डायगोनलाइजेशन बनाए थे ताकि हम उस पर ऑपरेशंस कर सकें, बिकॉज डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स के बाद काम करना आसान है। वीक 5 जो है वो इसी का एक्सटेंशन है। वो क्या बोल रहा है, बिकॉज पहले हम समझ नहीं आते कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। वीक 5 में क्या है कि जैसे हम नॉर्मल एक रियल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज हमें रियल हैं, ये हम मान रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है ना उसके आइगन वैल्यूज रियल ना रहे, उसके लिए जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आता है। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ही सेम, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का जो होता है उसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का होता है उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब इन सब का यूज़ करते हुए हम इसको जो है डायगोनलाइजेबल बनाते हैं। हमारा काम वही है, हमें डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बनाना है ताकि हम उस पर ऑपरेशन अच्छे से कर सकें। सो आई होप आपको वीक 5 का क्रक्स समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है हमें। तो आप जाते हैं वीक 5 के ऊपर। पहले आता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स? आपको नहीं पता कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो कोई इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है वो भी नहीं पता तो कोई इशू नहीं है। सपोज हम जब नॉर्मल लिखते हैं 2 तो हम बोलते हैं रियल नंबर है। बट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जहाँ पे आयोटा ऐड हो जाए। आयोटा क्या क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे? रियल नंबर प्लस आयोटा प्लस रियल नंबर इंटू रियल नंबर। 2 + 3 आए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी में अगर ये ज़ीरो हो जाए तो 2 बच जाएगा, 2 एक रियल नंबर हो गया। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगा? जिसकी जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, जिसमें एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, a+ib एंड c+id, ठीक है। अब उसको ऐड करने के लिए रियल को रियल पार्ट से ऐड करना है और आयोटा पार्ट को आयोटा पार्ट से ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने a+c कर दिया, बिकॉज a रियल है, c रियल है, प्लस i इंटू b+d। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है, यहाँ पे सिंपल तरीका है, a इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इतना याद रखो, सॉल्व कर सकते हो, बस ये रखो आई इंटू आई जो है वो -1 होता है, बिकॉज आई क्या है? √-1, तो इंटू -1 इज -1। बस इतना याद है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा चीज़ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? मैंने बोला मुझे ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने क्या करना पड़ता है हमें? जो ये प्लस है बीच में आयोटा के पास में, उसका साइन चेंज करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, बस आयोटा वाला साइन जो है वो हमें चेंज करना होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बोलोगे तो उसका आयोटा वाला साइन जो है वो चेंज कर दो, ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। नाउ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या होता है? नॉर्मल नंबर का एक्स ट्रांसपोज एक्स, यहाँ पे ट्रांसपोज की जगह जो है हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दो नंबर है, अब इसका मैंने बोला इसका इनर प्रोडक्ट निकालना, तो क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ नहीं, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा? 2 - i कॉमा 1 - i, ठीक है, इंटू 3 + 2i एंड 2 + 2i। अब इसको सेम है सॉल्व करो तो आपको आंसर निकल आएगा। दिस इज इनर प्रोडक्ट। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, पहले कॉन्जुगेट निकालो उसका ट्रांसपोज कर दो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसका इंडिकेशन ये स्टार से आता है, ए स्टार। अब सेम ये नॉर्मल है, बस इतना याद रखो कॉम्प्लेक्स में जो है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेट आ जाता है। जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, जिसने सिंपल में बोलता है ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। उस तरह ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? ए हो जाएगा। ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। दिस इज सिंपल चीज़, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स
नंबर्स क्या होते हैं। नाउ कमिंग टू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिमिलर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल। जैसे आप रियल मैट्रिक्स में बोलते हो कि सिमिलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। वो क्या बोलता है कि इफ़ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बोलते हैं कि आइगन वैल्यूज रियल होते हैं, वैसे ही इसमें होता है। इसमें क्या बोला है कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा रियल रहेंगे। उसके बाद ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वेक्टर्स जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब यदि मैं किसी दो आइगन वेक्टर को लेता हूँ v1 ट्रांसपोज v1 और v2 को, तो उसका अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालता हूँ v1 ट्रांसपोज v2, तो हमेशा जीरो निकलेगा। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। ये हम आगे देखेंगे, उसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो, भले याद रख लेना, बट सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। बस क्वेश्चन इन्हीं पे आ जाते हैं। अब आता है ट्रेसेस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्वल टू सम ऑफ द रियल आइगन वैल्यूज। मतलब सिंपल सा ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और इसमें जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा आइगन वैल्यूज होते हैं। इसलिए ट्रेसेस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्वल टू सम ऑफ द रियल आइगन वैल्यूज। फिर लास्ट इज डिटर्मिनेंट इज रियल। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हो वो रियल निकलता है। अब नेक्स्ट दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। हमें एक एक करके सारे मैट्रिक्स समझना, उसके बाद समझना है कि स्क्वायर थ्योरम और स्पेक्ट्रल थ्योरम में इसका काम क्या है। व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ये सिमिलर है हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में। अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए whose conjugate transpose is equals to inverse, that is this one। जैसे हम बोलते थे कि U ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू U इनवर्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, यहाँ पे ट्रांसपोज क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो वही है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये लेंथ को प्रिजर्व करता है। इसके साथ अगर किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केल नहीं होगा, वो वेक्टर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद ये प्रिजर्व करता है इनर प्रोडक्ट्स को। मतलब अगर आप इसके साथ किसी यूनिटरी मैट्रिक्स को ऐड करते हो, उसका इनर प्रोडक्ट निकाल दो, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हो u इंटू एक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू u इंटू वाई, वो इक्वल है नॉर्मल किसी इनर प्रोडक्ट के। इसका डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन। ये तो ठीक है, ये सिंपल है, ये तो पता ही पड़ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। इसका यूनिटरी मैट्रिक्स जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का 1 होता है, वैसे इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली। आइगन वैल्यूज हैव मैग्नीट्यूड 1। ये बहुत बार आता है कि आइगन वैल्यूज 1 होते हैं, ये नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, लैम्डा का मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। लैम्डा 1 होगा ये ज़रूरी नहीं है, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 होगा, ये याद रखना है। इसके कॉलम्स है वो ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। ऑर्थो ऑर्थोगोनल पता है, ऑर्थो नॉर्मल क्या होगा ये मैं आगे बताता हूँ। अगर वैसे पता सबको कि इसके जो कॉलम्स है उनका, अगर आप सपोज ये कॉलम है U1, ठीक है, U2 एंड U1 U2 U3, ठीक है, ये 3 कॉलम्स है। तो अगर हम U1 ट्रांसपोज U निकालेंगे तो ये जो है हमेशा 1 निकलेगा। उसी तरह U1 ट्रांसपोज U2 क्या होगा, ये 0 निकलेगा। अगर I और J इक्वल है तो UI कॉन्जुगेट ट्रांसपोज UJ ये 1 निकलेगा, और I और J नॉट इक्वल है तो ये 0 निकलेगा। अब इसका रिलेशन क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ, अगर रियल है सारे तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके चार्ट के, जो इसमें जहाँ पे हम पूरा समझेंगे। ये मैंने पूरा बनवाया है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर ये चीज़ फॉलो करता है। ये चीज़ याद करने लगे, जो आपको याद रह जाएगा। ऑर्थोगोनल को याद कर लो तो ये हमेशा याद हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या है इसमें की टेक अवे, यूनिटरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रोटे, ये सब छोड़ो, दिमाग खराब हो जाएगा। ये प्रिजर्व करता है लेंथ को, इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 1 होगा। आइगन वैल्यूज है मैग्नीट्यूड 1, से मैंने बताया लैम्डा 1 नहीं होगा, बट मैग्नीट्यूड जो उसका 1 होगा हमेशा। फिर ये इसके कॉलम्स जो है वो हमेशा ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, रोज भी ऑर्थोनॉर्मल होते हैं।
ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिटरी, आप प्रूव कर सकते हो। नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ये वी ट्रांस ये अंदर का 1 हो जाएगा, तो ये भी आई हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स को कहला सकते हैं। बस इतना ही है यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर। अब हमने तीनों मैट्रिक्स सीख लिया, अब हमें सीखना है इन सबको मिलते हुए हमें किसी भी रियल मैट्रिक्स को, सॉरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल करना है, तो कैसे कर सकते हो। तो पहले सीखते हैं व्हाट इज डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबिलिटी होती क्या है, कैसे करते हैं हम। तो आई एम श्योर मैक्सिमम लोग कन्फ्यूजन होगा इसमें, तो इसलिए मैंने पहले नॉर्मल तरीके से लेके आया। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे और डायगोनलाइजेशन उसका हो सकता है, जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में ला सके, P इंटू डी इंटू पी इनवर्स, जिसमें P क्या है, P जो है ऐसे मैट्रिक्स हैं, सपोज ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है ये, तो ये भी n क्रॉस n होगा। इसके जो कॉलम्स होंगे, जो क्या बोला मैंने, P के जो कॉलम्स होंगे वो होंगे A के आइगन वेक्टर्स। तो अगर A जो है इसके n आइगन वेक्टर्स हैं, तो P के अंदर n कॉलम्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें डायगोनलाइजेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, A के जो है n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, और वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अभी क्यों होने चाहिए, लोग बहुत लोग सोचते हैं, इसके लिए मैं बताता हूँ। बिकॉज इसको इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, यदि इसके सारे कॉलम्स इसकी आइगन वेक्टर्स हैं, तो उसका पी इनवर्स हम निकालने चाहेंगे, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को जीरो, ये जीरो कब हो सकता है, जब पी का जो कॉलम्स है उसमें से एक कॉलम जो है दूसरे का लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, है ना। अगर ये लीनियर डिपेंड हो गया, तो पी जो इसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब पी का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो ये कभी डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कोई एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब उसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। अब किसी मैट्रिक्स को आप चेक कैसे कर सकते हो, तो पहले क्या करना है, आपको मैट्रिक्स लेना है, उसके आइगन वैल्यूज निकालना है, उसके बाद उसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। अगर आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। अब सपोज हमें यहाँ तक नहीं जाना, तो भी हम दिमाग लगा सकते हैं। यदि उसके n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली उसके n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स भी होंगे, तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। बट यदि रिपीटेड है, अब रिपीटेड में भी दो चीज़ें, ठीक है, यदि रिपीटेड होने के बावजूद इसके आइगन वेक्टर्स डिस्टिंक्ट निकलते हैं, तो वो होगा डायगोनलाइजेबल। बट अगर रिपीटेड होने के बाद सिर्फ सिंगल, अगर मतलब लेस देन, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब n के बदले n से कम अगर आइगन वेक्टर्स निकलते हैं, तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, बिकॉज ये होल्ड करना है हमें। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डायगोनलाइजेशन। ये मैंने प्रीवियस वीक 1 टू वीक 4 में होगा कहीं ना कहीं, मुझे याद नहीं अभी, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट था। अब हमारा मेन चीज़ यहाँ पता क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखना है कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमको डायगोनलाइजेशन करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। हमेशा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, उसके सारे आइगन वैल्यूज रियल होते हैं, उसके आइगन वेक्टर्स डिस्टिंक्ट होते हैं और ऑर्थोगोनल होते हैं, तो इसलिए जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जो है एक ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होता है, और डी जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उस तरह हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सेम है, बस क्यू की जगह यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, एंड डी डायगोनलाइजेबल, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ए के आइगन वैल्यूज होंगे, और यू के जो ये होंगे कॉलम्स वो उसके आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। अब आगे आते हैं, अब इसको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दो थ्योरम्स दिए हुए हैं, स्पेक्ट्रल थ्योरम एंड स्क्वायर थ्योरम। स्पेक्ट्रल थ्योरम किसके लिए होता है, अगर कोई एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल थ्योरम यूज होता है। स्पेक्ट्रल थ्योरम बोलता है, जो मैंने अभी बताया आपको, कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिटरी मैट्रिक्स हमेशा, जिसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, जहाँ पे यू जो है, यू एक यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसके कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड डी जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है ए के आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है, बट एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है,
तो उसके लिए क्या है, उसको भी हम डायगोनलाइजेबल बना सकते हैं। उसके लिए जो है स्क्वायर थ्योरम अप्लाई होता है। स्क्वायर थ्योरम क्या बोलता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए एक यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे यू जो है एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा और टी जो है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, इसके जो ये एंट्रीज होंगे डायगोनल एंट्रीज वो तो आइगन वैल्यूज होंगे, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे। यहाँ जीरो होंगे नीचे, बट ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे। ये स्क्वायर थ्योरम बोलता है। सो इस वीक का इतना ही पार्ट है स्क्वायर थ्योरम तक, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, बस इसको प्रूव इसको करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसके लिए आपको वापस से सेम यूनिटरी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो जो है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते भाई, टेंशन मत लो। बस ये आ सकता है स्क्वायर थ्योरम होता है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके ऊपर लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। दिस स्पेक्ट्रल थ्योरम, दिस स्क्वायर थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स देन देयर इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू यू डी यू एच, दैट इज conjugate transpose। कंडीशन क्या है, A must be a Hermitian matrix for real matrix, this means A is a symmetric matrix। what it tells us कि सारे आइगन वैल्यूज रियल हैं, ये मैंने वापस सेम कंडीशन वही बता रहा है। इसका एप्लीकेशन क्या है, पीसीए में काम आता है। इसका जो पीसीए में जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर थ्योरम किसी भी जनरल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के, इतना याद होना चाहिए। इसमें जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लगता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर थ्योरम है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए स्पेक्ट्रल थ्योरम है, प्लस ये चीज़ ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, आइगन मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिटली डायगोनलाइजेबल, याद होना चाहिए। सो दिस वाज वीक 5, अब मिलते हैं वीक 6 में।